Hello everyone, hope you are all doing well. So in today's session I am going to tell you about the theories of possession, kinds of possession and modes of acquisition of the possession. So let's go. जैसे कि हम पोजीशन के बारे में थोड़ा बहुत इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हमने वहाँ देखा कि इन अर्लियर स्टेज जो पोजीशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल कंट्रोल ही काफ़ी था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जो डेवलपमेंट होता चला गया, तो उसमें ज़रूरी ये हुआ कि रिकग्निशन ऑफ लॉ भी उतनी ही अहमियत रखने लगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल कंट्रोल ही नहीं बल्कि लॉ से रिकग्निशन मिलना भी बेहद ज़रूरी हो गया फॉर हैविंग अ थिंग इन आवर पोजेशन। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि हमें पढ़नी है थ्योरीज़ ऑफ पोजेशन। अब इसमें जो है कौन कौन से ऐसे जूरिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरीज़ ऑफ पोजेशन को हमारे लिए दिया। तो इसमें सबसे पहले थे आपके सेवेनी, सामंड, इहरिंग एंड इमैनुअल कांट। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो है सेवेनी की थ्योरी के बारे में। सेवेनी की जो थ्योरी है वो एक रोमन जूरिस्ट हैं पॉल, उनकी थ्योरी के ऊपर बेस थी और उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेन फोकस किया था कि अगर किसी वस्तु पर पोजेशन होना चाहिए तो वहाँ पर दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली है एनिमस एंड द सेकंड वन इज़ कॉर्पस। तो यहाँ पे एनिमस और कॉर्पस उन्होंने दो एसेंशियल एलिमेंट बता दिए, जिसमें कि आपका जो कॉर्पस है, कॉर्पस यानी कि फिज़िकल कंट्रोल ओवर अ थिंग है ना, एंड जो एनिमस जो है वो है मेंटल कंडीशन या फिर इंटेंशन टू होल्ड दैट थिंग। अब यहाँ पर सेवेनी का मानना ये था कि ये जो दोनों ही कंडीशन है यानी कि फिज़िकल कंट्रोल एंड द सेकंड वन इज़ मेंटल एलिमेंट, तो उसने ये बोला कि इसमें जो मेंटल एलिमेंट है ना वो बेहद ज़रूरी है टू हैव समथिंग इन आवर पोजेशन, मतलब स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट और द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसने इन दोनों चीज़ों को यानी कि एनिमल्स, फिज़िकल कंट्रोल और इंटेंशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि उसका क्रिटिसिज्म भी होने लगा। अब क्रिटिसिज्म किस सेंस में होने लगा कि लोगों का मानना ये था, जो और जूरिस्ट थे उनका मानना ये था कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही चीज़ें मौजूद हों, इनमें से कोई एक चीज़ भी होगी तो भी माना जाएगा या दोनों नहीं होंगी तो भी माना जाएगा। अब ये बोला गया कि जो पोजीशन है वो तब भी कंटिन्यू रह सकता है अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई एक भी लॉस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सेवेनी कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी फेल हुए बताने में कि अगर कोई जो है पोजीशन अनलॉफुली लिया गया है, सब अनलॉफुली लिया गया है, वहाँ पे उन्होंने लॉफुल मीन्स और मोड, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ पर हम फिज़िकल कंट्रोल जो है अनलॉफुल तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ पे इंटेंशन टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी भी हमारी हो सकती है अनलॉफुल मैनर में। तो यहाँ पर वो एक तरीके से फेल हुए डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, उन्होंने बताया नहीं कि वहाँ पर जो हमारा फिज़िकल कंट्रोल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, मतलब लॉफुल मतलब इस बारे में उन्होंने बात ही नहीं करी। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म यही था कि वो इस जगह पर फेल रहे बताने में कि जो फिज़िकल कंट्रोल या इंटेंशन जो है वो किस सेंस में होगी, कितनी वाइड होगी या उसकी क्या क्या बाउंड्रीज़ होंगी। ये इहरिंग के कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ पोजेशन की बात कर लेते हैं। इहरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी इहरिंग की जो थ्योरी थी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा उनकी सिस्टमैटिक थ्योरी थी। ठीक है, अब इहरिंग की जो अप्रोच थी टुवर्ड्स दी एक्सप्लेनिंग दी थ्योरी ऑफ पोजेशन वो सोशलॉजिकल अप्रोच थी। ठीक है, अब सोशलॉजिकल अप्रोच थी। अब इस जो है थ्योरी ऑफ पोजेशन में उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। इहरिंग ने जो है थ्योरी ऑफ पोजेशन को जो जस्टिफाइज किया था वो अकॉर्डिंग टू द रोमन लॉ जस्टिफाइड किया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा व्हेन एनी पर्सन लुक लाइक अ ऑनर ऑफ अ थिंग और ऑफ एनी पीस ऑफ लैंड और समथिंग विच ही एक्वायर्ड और possessed, he have possession of it unless if it is not denied by the rule of law। इहरिंग ने जो है जो एनिमस, जैसे कि हमने पढ़ा इससे पहले, सेवेनी ने दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, कॉर्पस एंड एनिमस। कॉर्पस इज़ फिजिकल कंट्रोल एंड एनिमस इज़ दी मेंटल एलिमेंट। तो यहाँ पे एनिमस को इहरिंग ने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ये एक सप्लीमेंट्री है कि हो तो बेहतर है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने बात करी थी सेवेनी की, सेवेनी ने दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी और उसी के आधार पर उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं सामंड की थ्योरी ऑफ पोजेशन के बारे में। सामंड ने क्या कहा। अब सामंड जो है
उनका नज़रिया अलग है चीज़ों को देखने का। सामंत ने कहा कि भाई जैसे हमने बात करा इन पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ, यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट को इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है हमारा पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ, इस कंसेप्ट को उन्होंने टोटली डिनाइड किया। कहा कि अलग अलग नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है, और वो क्या होता है, वो होता है पोजेशन इन फैक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आई, उन्होंने डिस्टिंग्विश भी किया कि इसमें कॉर्पोरियल पोजेशन में और इनकॉर्पोरियल पोजेशन में। जहाँ उन्होंने कॉर्पोरियल पोजेशन बताया फिजिकल गुड्स के बारे में, यानी कि द पोजेशन ऑफ द फिजिकल गुड्स, वेयर एज इनकॉर्पोरियल पोजेशन इज दैट पोजेशन ऑफ द इंटेंजिबल गुड्स दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच और वी कैन नॉट फील। अब यहाँ पर एक थे प्रोफेसर G.L. विलियम्स, ठीक है, उन्होंने जो है जो सामंत का जो टेक्स्ट था उसको थोड़ा सा ऑल्टर्ड किया और बताया कि चूँकि सारी चीज़ें उन्होंने मान ली, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑल्टर किया और ये बताया कि जो हमारे सामंत हैं थोड़े से फेल आउट हो गए हैं यहाँ पर ये बताने में कि जो ठीक है पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ वाली बात हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स थे, ठीक है, फैक्ट दो एलिमेंट्स थे, उसको भी उसने उतना ही एम्फेसाइज बताया कि भैया यहाँ पे आप जो है फिजिकल कंट्रोल के साथ साथ में मेंटल एलिमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने उस चीज़ को ऑल्टर किया सामंत के टेक्स्ट को और उसको फर्दर अपना मूव ऑन किया। बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ पोजेशन की। जहां हम काइंड्स ऑफ पोजेशन की बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सामंत ने सबसे पहले जो है दो तरह के पोजेशन के बारे में बताया था, कॉर्पोरियल पोजेशन एंड इनकॉर्पोरियल पोजेशन। तो वही सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ पोजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल पोजेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कॉर्पोरियल पोजेशन है वो है आपका मटेरियल थिंग्स का पोजेशन, दैट वी कैन सी, वी कैन टच और वी कैन फील। लाइक जैसे कि जो भी आपका लैंड हो गया, आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपके मतलब जो भी चीज़ आप देख सकते हो इजीली यू कैन पोजेस इन योर फिजिकल कंट्रोल, वो हो गए आपके कॉर्पोरियल पोजेशन। वहीं जहाँ इनकॉर्पोरियल पोजेशन की बात करूँगी तो वो कैसे पोजेशन है आपके, उन चीज़ों का पोजेशन जो आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है आपने कोई यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइक इस तरह की जो एसेट्स होती हैं जिसको आप नहीं देख सकते, विच वी कैन नॉट सी थ्रू अवर नेकेड आई, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनकॉर्पोरियल पोजेशन में आ जाएंगी। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द पोजेशन, दैट इज़ मीडिएट पोजेशन एंड इमीडिएट पोजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मीडिएट यानी कि मध्यस्थ, या फिर जहाँ पे मीडिएटर हो, लाइक जैसे कि सपोज कीजिए वहाँ पे डायरेक्ट जो है पोजेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक मीडिएट पर्सन है जिसके थ्रू पोजेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक किताब मुझे ख़रीदनी है यहाँ पर, ठीक है, मैं एक बुक परचेज़ करना चाहती हूँ और मैंने जो है किसी को पैसे दे दिए, मेरी फ्रेंड को मैंने पैसे दे दिए, उसने मुझे बुक लाकर दे दी। तो यहाँ पे मीडिएट यानी कि मीडिएटर यानी कि मैंने उसको दिया, उसने, तो यहाँ पे एक मीडिएट, एक एजेंट के थ्रू जो काम हो रहा है, यानी एक मीडिएटर के थ्रू जो हो रहा है, वहाँ पे मीडिएट पोजेशन हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि इमीडिएट पोजेशन यानी कि डायरेक्ट, ठीक है, मैं जाके खुद बुक लेके आऊँ तो वहाँ पे डायरेक्ट पोजेशन, यानी कि पहले वो सेलर के पास थी वो बुक, अब मैंने जैसे ही उसको पैसे दिए और वो इमीडिएटली किसकी हो गई, बुक मेरे पोजेशन में आ गई, मेरी बुक हो गई। अब जैसे कि मैंने बताया था मीडिएट पोजेशन में क्या हुआ, पैसे मैंने दिए मेरी फ्रेंड को वहाँ पे और उसने फिर सेलर से लिया है, वो पैसे मेरे, बुक मेरी है, लेकिन मीडिएटर है। तो मीडिएट पोजेशन में एक मीडिएटर, एक एजेंट होता है और इमीडिएट पोजेशन में डायरेक्टली होता है, ठीक है। Now the next kind of possession is de facto possession and the de jure possession। अब de facto possession क्या होता है, de facto possession में क्या है, यहाँ पे इसको हम एक्चुअल पोजेशन भी बोलते हैं और इसमें जो है एनिमस और कॉर्पस जो कि हमारे दो मेन एलिमेंट्स हैं ऑफ पोजेशन के, वो दोनों ही मौजूद होते हैं। वहीं अगर डी जूरी पोजेशन की बात करें, इसको हम पोजेशन इन लॉ भी बोलते हैं और ये सिर्फ तभी मौजूद होता है जब जहाँ पर कोई व्यक्ति क्लेम करता है, व्हेन अ पर्सन क्लेम्स एज हिज ऑन इन नेचुरल लीगल फिनोमिना। जहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है क्लेम कर रहा है नेचुरल लीगल फिनोमिना में, तभी इसको माना जाएगा बाय ऑक्यूपाइंग अ थिंग। यहाँ पे अगर उसने कोई चीज़ ऑक्यूपाई करी है विदाउट एनी डिस्प्यूट एज टू हिज लीगल राइट, यानी कि बिना किसी डिस्प्यूट के, जहाँ लीगल राइट्स के उसके डिस्प्यूट, मतलब ये है उसने ऑक्यूपाई करी है विद इन द लीगल फिनोमिना, ठीक है। कोई चीज़ उसने, एक हो गया डी फैक्टो और एक हो गया डी जूरी। डी जूरी मतलब जो इसने बिना किसी
डिस्प्यूट के किसमें लीगल फिनोमिना में ऑक्यूपाई करी है या उसके पास पोजेशन आया है, तो वो चीज़ हमारी हो गई डी जूरी पोजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एडवर्स पोजेशन। अब एडवर्स पोजेशन क्या है, यहाँ पर ये है कि एडवर्स पोजेशन में कि हमने कोई लैंड लैंड जो है वो हमने होल्ड किया हुआ है, होल्डिंग द लैंड ऑन हिज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, यानी कि हमने कोई पीस ऑफ लैंड जो है या कोई हमने प्रॉपर्टी है या कोई भी हमारी जो है चीज़ ऐसी चीज़ है जो हमने यहाँ पे होल्ड की हुई है ऑन बिहाफ ऑफ द एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये जो है यानी कि जो हमने यहाँ पे ऑक्यूपाई की हुई है ये अगर पीसफुली रन आउट हो रहा है, यहाँ पर एडवर्स पोजेशन की बात करूँ, पीसफुली रन आउट हो रहा है और हम कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही और हम काफ़ी सालों तक आराम से वहाँ पर रह रहे हैं। सपोज़ कीजिए मैंने घर है वहाँ पे या कोई पीस ऑफ लैंड है, मैंने उसे होल्ड किया, मैंने वहाँ पे जो है घर बना लिया है ना, ऑन हिज ऑन खुद लिया, किसी और के बिहाफ पे, किसी ने मुझे वहाँ रहने से नहीं रोका, सारी चीज़ हो गई और नंबर ऑफ़ ईयर्स कपल ऑफ़ ईयर्स हो गए, बल्कि मुझे 20 साल 25 साल 30 35 साल हो गए मुझे उस घर पे रहते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज़ पर द अकॉर्डिंग टू द लॉ यहाँ पे अनडिस्टर्बली अगर मैं वहाँ रह रही हूँ तो मैं ऑनरशिप भी क्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था जो पोजीशन है वो आपका किसका ऑनरशिप का क्या है 9/10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं ऑनरशिप को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ पोजीशन की बात कर लें तो ये जो है आपका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है जो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है थ्रू द ऑपरेशन। टॉपिक इज द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर 3 हमारे मोड्स हैं प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के। सबसे पहला है बाय टेकिंग, दूसरा है बाय डिलीवरी एंड तीसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। अब यहाँ पे बाय टेकिंग का क्या है, बाय टेकिंग में यहाँ पर बाय टेकिंग में जो है आपका यहाँ पे विद और विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर हो सकता है। अब जैसे विदाउट कंसेंट ऑफ ऑनर की जहाँ हम बात करते हैं, सपोज़ कीजिए कोई चीज़ है, कोई गोल्ड की रिंग है या गोल्ड का कोई सेट है, मुझे कहीं पर मिला या मैं कहीं किसी का खो गया, मुझे मिला, वो मुझे नहीं पता ऑनर कौन है, मुझे मिला और वो मेरे पास है, यानी कि जहाँ पर इसको बोलते हैं रेस नलिस, रेस नलिस RESNULLIS, रेस नलिस मीनिंग देयर बाय यहाँ पर कि जहाँ पर कोई और क्लेम नहीं कर रहा है, यानी कि जिसके हमें उसके ऑनर का नहीं पता है। तो बाय टेकिंग में यहाँ पे क्या है, विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑनर। यहाँ पे काइंड्स हैं इसमें एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी की जहाँ हम बात करेंगे वहाँ पे इमीडिएट जो पोजीशन ट्रांसफ़र होता है वो इमीडिएट होता है, और जो कंस्ट्रक्टिव है वहाँ पर जो है हमारा जो है, जैसे कि मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, कंस्ट्रक्टिव में क्या है थ्रू द ऑपरेशन ऑफ द लॉ वहाँ पर हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ द बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। अब यहाँ पे बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ में 2 मोड्स हैं आपके। सबसे पहला इनहेरिटेंस एंड द सेकंड वन इज़ प्रिस्क्रिप्शन। जो द इनहेरिटेंस जो है आपका, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, ये जो हमारी पोजीशन हमें प्रॉपर्टी का मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, थ्रू इनहेरिटेंस में मिलता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन है वो मर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है या उसकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी वो उसके किसको होगी, लीगल हेयर्स को होगी। वहाँ पे जो पोजीशन है ऑटोमेटिक होगा, और मतलब सॉरी यहाँ पे जो है डिलीवरी जो होगी यहाँ पर वो मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगी थ्रू दी जो इनहेरिटेंस के थ्रू होगी। वहीं जो हम बात कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन की, प्रिस्क्रिप्शन में क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है जो आपका सेक्शन 15 है इंडियन ईजमेंट एक्ट का, वो यहाँ पर थोड़ा सा फॉलो अप होगा, जिसमें कि ये माना जाता है अगर किसी का जो है लॉन्ग कॉन्टिन्यूस अनइंटरप्टेड एडवर्स पोजीशन है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 12 ईयर्स के लिए, 12 ईयर्स के लिए, यानी कि मुझे कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, किसी ने अपना क्लेम नहीं किया है, मैं किसी और की प्रॉपर्टी पे रह रही हूँ या पीस ऑफ लैंड पे मैं रह रही हूँ, मुझे किसी ने कोई रोक टोक नहीं करी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सीधी सी यहाँ पे नोट डाउन किया गया है कि कॉन्टिन्यूस अनइंटरप्टेड एडवर्स पोजीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स एक्सटिंग्विश, यानी कि अलग कर देता है द क्लेम ऑफ टाइटल ऑफ ट्रू ऑनर। यानी कि अगर उसने क्लेम नहीं किया अपना कि भाई उस सपोज कीजिए मैं रह रही हूँ, मुझे किसी ने रोका टोका ही नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है,
एक्सटिंग्विश हो जाता है किस चीज़ से, टाइटल से, ट्रू ऑनर के टाइटल से। एंड एडवर्सरीज एडवर्स क्लेम इज एस्टैब्लिश, जो एडवर्सरी का एडवर्स क्लेम होगा ना वो वहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये भी एक तरीका में, देखिए यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए, डेप्थ में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, हमें कंसाइज वे में पढ़ना है, हमें इसकी नॉलेज लेनी है सिर्फ कि अकॉर्डिंग टू जुरिस्प्रूडेंस ये हमारा क्या क्या कितना हमारा रिलेवेंट मटेरियल जो हमें पढ़ना है। क्योंकि अब इसके अलावा क्वेश्चनिंग तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनके जवाब देने के लिए जो है अभी, क्योंकि आपने इंडियन ईजमेंट एक्ट भी पढ़ना है, आपने जो है इनहेरिटेंस वाला जो पोर्शन है हिंदू और मुस्लिम लॉ में जो पढ़ेंगे, तो सवाल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, हमें टू द पॉइंट और रिलेवेंट टू द फैक्ट पढ़ना है यहाँ पर, जिससे कि हमारा जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके बस। अब यहाँ पे क्या है कि अभी जो है आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन बिलो में भी कर सकते हैं, या आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं।